हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम आपके सामाजिक विज्ञान के हमारा पर्यावरण में चौथे पाठ वायु को पढ़ेंगे। तो वायु जानते हैं हम, जिसे हम आम भाषा में हवा कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है, देखिए क्या आप जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, यानी कि पृथ्वी से जो निकल रही है जो गर्मी, उसको रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस भी कहते हैं। इसके अभाव में यदि इसकी कमी हो जाए तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। लेकिन जब कारखाने और कार के धुएं से इसकी मात्रा बढ़ती है तो इस गर्मी से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब इसमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश है वहाँ पर जमी बर्फ़ पिघलती है, और जिससे क्या होता है, वो बर्फ़ पिघल कर पानी सब समुद्र में जाता है। तो वहाँ पे जो समुद्र का पानी है वो बढ़ जाता है, और जिससे जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तट के क्षेत्र होते हैं, वहाँ बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में, बहुत लंबे समय में इसके कारण जलवायु में बहुत परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु गायब हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। अब है, देखिए हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन वो है वायुमंडल में, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु देता है, सूर्य की किरणों के जो हानिकारक प्रभाव उनसे रक्षा करता है। यदि ये चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से बहुत गर्म हो जाएंगे और जल सकते हैं, और रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः ये वायु राशि एक वायु का समूह है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब इसका संगठन कैसे होता है, यानी इसके निर्माण या उसका जो एक है वो, तो किन किन चीज़ों से मिलकर वो बनता है। तो जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है। तो देखिए ये सर्कल दिखाया, चक्र दिखाया है, इसमें दिखाया गया है कि कितनी मात्रा में कौन सी गैस है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में देखिए नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, और फिर ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और अन्य जो दूसरी गैसें हैं वो 0.04% हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में होते हैं। तो इसमें ये विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। वायु वृत्तारेख है ये। और नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, और जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चली जाती है, फिर हम उसे निकाल देते हैं। लेकिन पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो पौधे जो होते हैं वो सीधे हवा से नहीं ले पाते नाइट्रोजन। तो जो मिट्टी होती है हमारी मृदा, और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो हवा से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग कर सके। तो आपने मेथी के पौधों में देखा होगा, नीचे से यदि कभी आपने देखा हो तो छोटी छोटी गांठें जैसी बनी रहती हैं, तो वो सब नाइट्रोजन के कारण बनी होती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुरता मतलब अधिकता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हर पेड़ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है बराबर। तो यदि हम ज़्यादा पेड़ काटते तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। जो हरे पेड़ होते हैं वो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, आप सभी को पता ही है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रयोग करते हैं, जिससे संतुलन बैलेंस बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधन जब जलते हैं तो उससे गड़बड़ा जाता है, और वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ आयतन उत्तम मात्रा होती है वो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर है, देखिए क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है, जब हवा गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु जो होती है वो सघन होती है, घनी होती है और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में, जब ऊपर उठ के जगह खाली होती है तो जो ठंडी हवा होती है वो खाली जगह को भरने के लिए वहाँ पर
आ जाती है और इस तरह से वायु चक्र चलता रहता है। तो कुछ क्लिप्स हैं देखिए अखबारों की, जिसमें दिखाया गया है कि जो गर्मी है वो क्या है, अब रुक नहीं रही है, और जो ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिंड पतली होती जा रही है, जो सनस्क्रीन है पृथ्वी की। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दी हैं इन्होंने। देखिए, द विंटर हैज़ वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स में जो शीत ऋतु है रिकॉर्ड करना सबसे गर्म थी। और ये ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरिया, तो जुरासिक एरिया जब जिसमें डायनासोर वगैरह थे, तो उस युग को कह रहा है वापस ला सकती है जो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये सब उसी से संबंधित उन्होंने इसमें बताए हैं कि ये बहुत गंभीर समस्या है। अब देखिए वायुमंडल की संरचना। तो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो शोभ मंडल जो है ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद हवा में सांस लेते हैं, और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओला जो बरसता है उसी परत के अंदर होती है। तो ये देखिए, ये है ये है शोभ मंडल, तो यहाँ तक है ये। फिर है समताप मंडल। शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो यहाँ पर बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जिससे यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो ओजोन गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है हमारी धरती की सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव करती है, हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। फिर मध्यमंडल, ये वायुमंडल की तीसरी परत है और सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित होती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, और अंतरिक्ष से जब प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं वो इस परत में आने पर जल जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो उसके कारण यहाँ पे घर्षण होता है तो जल जाते हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगें होती हैं वो इसके द्वारा पुनः पृथ्वी पर लौटा दी जाती हैं। फिर है देखिए बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है, और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो ये चित्र में देखिए दिखा रखा है शोभ मंडल, शोभ सीमा है, ये कहाँ तक है, ये तो यहाँ 10 तक दिखा रखी है। उसके बाद ये समताप मंडल है 40 से 50 के बीच में। फिर ये मध्य मंडल है, ये 80 से 90 के बीच में। फिर वायुमंडल है ये 100 से ऊपर, और फिर बहिर्मंडल है। तो इस तरह से ये पूरा दिखाया है। फिर है देखिए मौसम और जलवायु। तो मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम। आर्द्र मतलब जिसमें बहुत नमी होती है, शरीर में चिपचिपाहट जैसी होती है, तो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। और अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना बनाते हैं। मौसम जो है वो नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, पता ही नहीं चलता एकदम से, किंतु दीर्घकाल में लंबे समय तक किसी स्थान का औसत मौसम जो होता है उस स्थान की जलवायु बताता है। तो लंबे समय तक गर्मी रही तो वहाँ की जलवायु गर्म है। वैसे तो मौसम जो है वो एक दिन में कितनी बार बदलता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो एक लंबे समय तक रहने वाली मौसम की स्थिति होती है। फिर है देखिए, क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़वें भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। फिर तापमान। देखिए, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तो गर्मी और ठंडे के जो आता है अंकों में जो उसकी स्थितियाँ आती है उसको तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ये दिखाई दे कि तापमापी इसमें नंबर होते हैं, तो ये जो ऊपर को बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि तापमान टेम्परेचर कितना हो रहा है।
वायुदाब को नापने के लिए वायुदाब मापी होता है, और वर्षा में मात्रा को वर्षा मापी द्वारा मापते हैं। और वात दिग्दर्शी जो होता है पवन की दिशा को दर्शाता है जहाँ को ये घूमता है ना। देखिए फिर है आतपन, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यातप यानी सूर्य की गर्मी जो है वो उसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो ध्रुवों की ओर जो है वो ऊष्मा जो है वो घटती जाती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ बहुत ठंडा होता है। तो ध्रुव जो हमारे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट से बने भवन होते हैं। दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें एवं धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर में की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। देखिए तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।